Hello students, you are welcomed to the video lecture series of operating system. In this video lecture, we will discuss round robin scheduling algorithm. So here we go to start our topic. If we talk about round robin scheduling algorithm, here the criteria is time quantum और arrival time. यहाँ पर जब भी हम CPU को प्रोसेस असाइन करते हैं, प्रोसेस को CPU टाइम देते हैं, तो उस केस में प्रोसेस के लिए हम टाइम क्वांटम असाइन कर देते हैं, राइट? टाइम क्वांटम मींस when a process is being scheduled for execution, the maximum execution time of the process will be equal to the time quantum. Let's say अगर मैंने 3 नैनोसेकंड का टाइम क्वांटम असाइन किया है, तो हर प्रोसेस 3 नैनोसेकंड के लिए ही एग्जीक्यूट करेगा, राइट? 3 नैनोसेकंड के बाद आप उस प्रोसेस को बीच में पॉज करेंगे, देन आप नए प्रोसेस को टाइम देंगे 3 नैनोसेकंड का, राइट? तो here in this lecture we can see here it is a flow chart of round robin scheduling algorithm and it works as follows. First of all, the process is in ready state. After ready state, we select the process from ready queue, right? And when we select the process, we check whether burst time less than equal to time quantum, right? If burst time is less than time quantum, then there may be two cases, yes or no. Either it will be true or false. If burst time is less than time quantum, then we have to execute the process for the burst time. For example, let's say आपका जो burst time है वो 10 है और टाइम क्वांटम आपने दिया है 11, राइट? तो उस केस में आप क्या करोगे, क्योंकि हम 11 तक तो एग्जीक्यूट नहीं कर सकते क्योंकि उसका बर्स्ट टाइम ही 10 है, तो आप इसको 10 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट करोगे, 10 नैनो सेकंड के लिए. सो एग्जीक्यूट फॉर द प्रोसेस बर्स्ट टाइम, प्रोसेस का जितना बर्स्ट टाइम उतने टाइम के लिए एग्जीक्यूट करेंगे. देन प्रोसेस इफ कंप्लीट्स, प्रोसेस अगर कंप्लीट होता है तो वो टर्मिनेट स्टेट में आ जाएगा, राइट? ऑन द अदर हैंड, इफ योर बर्स्ट टाइम इज नॉट लेस देन टाइम क्वांटम, then in that case you will execute the process. Let's say आपका जो burst time है वो 15 होता, right? तो 15 के केस में अगर burst time 15 है but time quantum आपका 11 है, तो उस केस में आप क्या करते हैं? उस केस में आप इस 15 को 11 नैनोसेकंड पे एग्जीक्यूट कराते, तो इसे 11 के लिए एग्जीक्यूट कराते तो आपका रिमेनिंग टाइम बचता 4, राइट? सो इफ बर्स्ट टाइम आपका लार्जर है टाइम क्वांटम से, देन यू हैव टू एग्जीक्यूट फॉर द टाइम क्वांटम ऑफ द टाइम, राइट? एंड व्हेन द टाइम क्वांटम एक्सपायर्स, जब टाइम क्वांटम आपका खत्म हो जाता है, तो आपको चेक करना है कि आप प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है प्रोसेस का एग्जीक्यूशन. इफ प्रोसेस कंप्लीट्स एग्जीक्यूशन, then you can go to the terminate state, right? And if process is not completed yet, so you will move that process to again to the ready state or in the ready queue, and from there the process will be repeated again, right? So criteria is time quantum or arrival time, या फिर we can say time quantum को हम time slice भी बोलते हैं. और स्टूडेंट्स अगर हम इसकी मोड की बात करें तो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग आपका प्रीएम्प्टिव मोड में वर्क करता है. प्रीएम्प्टिव का मतलब है आप प्रोसेस को बीच में रोक सकते हैं एंड देन नेक्स्ट प्रोसेस को आप सीपीयू शेड्यूलिंग, सीपीयू टाइम असाइन कर सकते हैं. So mode is preemptive mode and criteria is time quantum and arrival time. So let us understand this topic with the help of a numerical, and we will see how we can solve the example using round robin scheduling algorithm. So students, consider this example. Here we are given 6 processes, their arrival time and burst time, right? And time quantum is given as 2 nanosecond. Time quantum हमें दिया है आपका 2 nanosecond. अब आपको चेक करना है कि आपको यहाँ पर राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम लगाना है अकॉर्डिंग टू द टाइम क्वांटम इक्वल टू 2 नैनोसेकंड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक गैंट चार्ट. तो हम गैंट चार्ट बनाते हैं यहाँ पर. अब फर्स्ट ऑफ ऑल 0 पर कौन अराइव हुआ? 0 पर हमारा प्रोसेस P1 अराइव हो रहा है, राइट? तो हम यहाँ पर स्टूडेंट गैंट चार्ट के साथ साथ एक रेडी क्यू बनाकर भी चलते हैं, राइट? आई विल टेल कि हम रेडी क्यू यूज कर रहे हैं, बट हम रेडी क्यू बनाकर चलते हैं. रेडी क्यू में हम पहले प्रोसेस को रेडी स्टेट में पुट कर देते हैं, राइट? सो हमें पता चला जैसे ही कि 0 पर कौन अराइव हुआ, 0 पर आपका P1 अराइव हुआ. सो वी विल पुट द P1 प्रोसेस इन रेडी क्यू. अब आपका P1 रेडी क्यू में आ गया है, तो आप P1 को प्रोसेस करेंगे. आपने P1 पे टिक लगाया, आप P1 को उठाकर गैंट चार्ट में अपने सीपीयू का टाइम दे दिया, राइट? अपने गैंट चार्ट में पुट किया P1 को. नाउ P1 का जो बर्स्ट टाइम है दैट इज 4, बट टाइम क्वांटम हमें गिवन है 2 नैनोसेकंड. तो भले ही इसका बर्स्ट टाइम 4 हो, बट हमें इसे कितने टाइम के लिए एग्जीक्यूट करेंगे? 2 नैनोसेकंड के लिए. एंड व्हेन वी विल execute P1 for 2 nanosecond, right? Then we are seeing कि 0 से 2 के बीच में कौन कौन अराइव हो रहा है? 1 सेकंड पर P2 आ रहा है और 2 नैनोसेकंड पर P3 आ रहा है. So we will put P2 and P3 in ready queue.
P1 के बाद आपका P2 और P3 आपका रेडी क्यू में आ गया। नाउ अब हम चेक करेंगे कि P1 को हमने 2 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट किया तो इसका रिमेनिंग टाइम कितना बचा, इसका रिमेनिंग टाइम बचा 2। क्योंकि अभी P1 आपका कंप्लीट नहीं हुआ है तो हम क्या करेंगे, क्योंकि P1 को अभी और 2 नैनो सेकंड का टाइम और चाहिए, तो हम P1 को P2 और P3 के बाद P1 को भी हम रेडी क्यू में पुट कर देंगे। अब आपको किस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराना है, अब आपका रेडी क्यू में कन्वर्ट करा है P1 के बाद P2, तो आप यहाँ पर P2 को टाइम देंगे। ठीक है, 2 नैनो सेकंड बाद चांस आया P2 का। अब P2 का जो बर्स्ट टाइम है वो 5 है, बट हम कितने टाइम के लिए एग्जीक्यूट करेंगे, 4। ठीक, हम यहाँ पर 2 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका रिमेनिंग टाइम कितना बचेगा, इसका रिमेनिंग टाइम बचेगा आपका 3। अब हमने जब इसे 4 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट कर लिया तो हम देख रहे हैं 2 to 4 के बीच में कौन आया है, 2 to 4 के बीच में आया है P4 और P5। तो हम P4 और P5 को यहाँ पर रेडी क्यू में मूव करा देंगे। P4 एंड P5 को आप रेडी क्यू में पुट कर देंगे। अब जब आपने P4 और P5 को रेडी क्यू में पुट किया उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि अभी P2 भी हमारा कंप्लीट नहीं होता, P2 का 3 सेकंड रिमेनिंग टाइम था। अब P4 और P5 के बाद आप यहाँ पर P2 को रेडी क्यू में पुट कर देंगे, P2 यहाँ पर P5 के बाद आ जाएगा। राइट, सो इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट कि पहले आप जो वेटिंग प्रोसेस है उनको देंगे और जो रिमेनिंग वाला प्रोसेस है उसको आप रेडी क्यू में बाद में पुट करेंगे। राइट, जैसे P4 P5 को हमने पहले पुट किया और क्योंकि P2 का रिमेनिंग टाइम बच रहा था अब हमने P5 के बाद P2 पुट कर दिया। अब हम रेडी क्यू में देख रहे हैं P2 के बाद कौन सा प्रोसेस वेट कर रहा है, P3। तो मैं यहाँ पर P3 पर टिक कर रही हूँ क्योंकि P3 को अब हम टाइम देंगे सीपीयू शेड्यूलिंग टाइम, तो P3 आ जाएगा P2 के बाद। क्योंकि P3 का जो बर्स्ट टाइम है वो ऑटोमेटिकली 2 है जो कि टाइम क्वांटम के बराबर है, तो इसको हम 0 कर देंगे, यानी कि P3 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, ये टाइम 0, इसको पूरा टाइम मिल जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 6। राइट, अब हम देख रहे हैं कि P3 को अब हमें, क्योंकि P3 कंप्लीट हो चुका है इसलिए हम P3 को रेडी क्यू में पुट नहीं करेंगे। ठीक है, अब आते हैं P6। 6 अराइवल टाइम किसका है, P6 का, यानी कि यहाँ पर P6 आ रहा होगा तो हम P6 को रेडी क्यू में पुट कर सकते हैं। यहाँ पर आपने रेडी क्यू में P6 को प्लेस कर दिया। अब P3 कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर शो हो रहा है कि P3 के बाद आप किसे टाइम देंगे, P1 को, तब आपका P1 का टाइम आ जाएगा। P1 का जो बर्स्ट टाइम रिमेनिंग है वो कितना रिमेनिंग है, 2। तो P1 को टाइम क्वांटम भी 2 है तो हम यहाँ पर 2 सेकंड के लिए P1 को एग्जीक्यूट कराएंगे, ये 8 हो जाएगा और P1 का जो टाइम है ये हो जाएगा 0। सिंस P1 इज ऑल्सो कम्प्लीटेड हम यहाँ पर क्रॉस कर सकते हैं और अब हम P1 को रेडी क्यू में पुट नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर कि P1 आपका रेडी क्यू में अब नहीं आएगा। P1 के बाद हमने देखा अब हम किसे चांस देंगे, P4 को। राइट, तो हमने गैंट चार्ट में P4 प्लेस किया। P4 का जो बर्स्ट टाइम है दैट इज 1। सिंस 1 इज लेस देन द टाइम क्वांटम ऑफ टाइम गिवन टाइम क्वांटम से एक छोटा है, राइट, क्योंकि 1 इज लेस देन 2, तो हम यहाँ पर 2 ना देकर हम इसके बर्स्ट टाइम के बराबर ही से टाइम दे देंगे, ये 0 हो जाएगा। राइट, और ये 8 से कितना हो जाएगा, दिस विल बी 9 और P4 भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बात करें, P4 के बाद हम किसे रेडी क्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं, P5। सो वी विल गिव टाइम टू P5 हियर, वी विल एग्जीक्यूट P5। राइट, और P5 को हम कितना बस टाइम है P5 का, 6, बट हम इसे कितने टाइम के लिए एग्जीक्यूट कराएंगे, टाइम क्वांटम के बराबर, तो ये रिमेनिंग कितना बचेगा, 4, और यहाँ पर ये 9 टू 2 सेकंड के एग्जीक्यूशन के बाद ये हो जाएगा आपका 11। राइट, अब P5, क्योंकि P5 का जो रिमेनिंग टाइम है, रिमेनिंग बस टाइम अभी बच रहा है, तो आपको P5 को क्या करना पड़ेगा, P6 के बाद यहाँ पर रेडी क्यू में P6 है, P6 के बाद आप P5 को प्लेस करेंगे क्योंकि P5 का टाइम आपका अभी रिमेनिंग है। इट मींस P5 को दोबारा से एग्जीक्यूट हमें कराना पड़ेगा। देन हम देखें P5 के बाद अब किसका चांस आएगा, रेडी क्यू में कन्वर्ट कर रहा है P2। सो यू विल प्लेस P2 इन द गैंट चार्ट। P2 को आप टाइम देंगे। P2 का जो रिमेनिंग टाइम बच रहा है वो कितना बच रहा है, P2 3 बस टाइम है P2 का, बट टाइम क्वांटम कितना है, 2 नैनो सेकेंड। सो वी विल एग्जीक्यूट इट फॉर 2 सेकेंड एंड जो रिमेनिंग टाइम बचेगा वो बचेगा 1। राइट, तो ये 2 सेकेंड का एग्जीक्यूट होगा, ये हो जाएगा आपका 13। 13 के बाद क्योंकि इसका अभी भी टाइम बच रहा है 1 सेकेंड के लिए, P2 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो P5 के बाद आप यहाँ पर रेडी क्यू में P2 प्लेस कर देंगे। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। नाउ अब हम देखेंगे कि किसका चांस आया, आप रेडी क्यू में कन्वर्ट कर रहा है P6। सो वी विल प्लेस हियर P6 और P6 का जो बर्स्ट टाइम है वो है हमारा 3, बट आप इसे कितने टाइम के लिए एग्जीक्यूट कराएंगे, P6 2 सेकंड के लिए, तो यहाँ पर रिमेनिंग टाइम बचेगा आपका 1।
राइट। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर P6 का रिमेनिंग टाइम 1 बच रहा है, ये 2 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होगा तो कितना हो जाएगा 15, और P6 is still remaining, so we'll place P6 after P2 in the ready queue. अब हम देखें किसका चांस आया, अब आया P5 का, तो P2 P6 के बाद आप किसे एग्जीक्यूट कराएंगे, P5 को। P5 का जो टाइम है वो है 4, बट टाइम क्वांटम कितना है 2, तो आप इसे 2 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट कराएंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 17, राइट। और हम यहाँ से टाइम डिक्रीमेंट कर दें इसका, ये हो जाएगा रिमेनिंग कितना बचेगा 2, क्योंकि अभी भी P5 का टाइम रिमेनिंग बच रहा है, सो यू विल प्लेस P5 इन द रेडी क्यू, राइट। P5 रेडी क्यू में आ जाएगा। अब P5 के बाद रेडी क्यू में कन्वर्ट कर रहा है P2, तो हम P2 को टाइम यहाँ पर दे देंगे, बट हम देखें कि P2 का जो रिमेनिंग टाइम है दैट इज 1, जो कि टाइम क्वांटम से छोटा है, तो आप P2 को 1 सेकंड का टाइम दे देंगे, दैट विल बी 18। अब P2 के बाद अगर हम देखें, P2 के बाद रेडी क्यू में कन्वर्ट कर रहा है, P2 के बाद जो वेट कर रहा है प्रोसेस वो है हमारा P6, सो यू विल गिव टाइम टू P6 प्रोसेस। P6 का जो रिमेनिंग टाइम है दैट इज 1, तो आप इसे 1 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट कराएंगे, ये आपका हो जाएगा 19, एंड एट लास्ट रेडी क्यू में कन्वर्ट कर रहा है, रेडी क्यू में वेट कर रहा है P5, और P5 का जो रिमेनिंग टाइम है दैट इज 2, तो ये आपका 0 हो चुका है P6, और ये भी आपका 2 सेकंड के लिए जब आप एग्जीक्यूट करा देंगे तो ये भी आपका 0 हो जाएगा। सो हियर P5 will come, एंड क्योंकि 2 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट हुआ है तो ये 19 से 21 हो जाएगा। नाउ दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। अब आपको हमें यहाँ पर करना क्या है, कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी कैलकुलेट किए थे। कंप्लीशन टाइम, फर्स्ट ऑफ ऑल P1 की बात करें, P1 कब कंप्लीट हो रहा है, P1 कंप्लीट हो रहा है हमारा यहाँ पर, तो P1 के लिए जो कंप्लीशन टाइम है वो कितना हो जाएगा, P1 का कंप्लीशन टाइम, क्योंकि P1 8 नैनो सेकंड पर कंप्लीट हो रहा है, सो कंप्लीशन टाइम ऑफ P1 इज 8। देन P2 का कंप्लीशन टाइम, P2 हमारा कब कंप्लीट हो रहा है 18 पर, सो P2 का कंप्लीशन टाइम यहाँ पर हमारा हो जाएगा 18। देन इन द सिमिलर वे यू कैन कैलकुलेट कंप्लीशन टाइम ऑफ ऑल द प्रोसेसेस। P3 का कंप्लीशन टाइम हो जाएगा 6, P4 का कंप्लीशन टाइम इज 9, completion time of P5 is 21 because it is completing at 21 nanosecond, and completion time of P6 is 19. So आपने completion time का column fill कर लिया. After that you will calculate turnaround time. So turnaround time is the difference between completion time and arrival time. So 8 minus 0, 8 is completion time for this, and 0, 8 minus 0 is 8. Then 18 is the completion time for P2 and 1 is the arrival time for P2. So 18 minus 1 will be 17. And then after 17, you will calculate completion time minus arrival time, 6 minus 2. 6 is the completion time for P3 and 2 is the arrival time. So 6 minus 2 equal to 4. In a similar way, you can calculate this column. It will become 17. And at last, P6 के लिए जो time आ जाएगा आपका आ जाएगा 13. अब हम बात करें वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम कितना आएगा, अगर हम P1 के लिए बात कर रहे हैं, P1 को कितना वेट करना पड़ रहा है, वेटिंग टाइम विल बी टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, राइट। सो टर्न अराउंड टाइम is 8 and burst time is 4, so waiting time will be 4. Then 17 minus 5, that will become 12. Waiting time is 12. तो waiting time का फॉर्मूला क्या है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, टर्न अराउंड टाइम में से आप बर्स्ट टाइम माइनस कर दीजिए। Here turn around time is 4 and burst time is 2. 4 minus 2 equal to 2. In the similar way, you can calculate this column. 5, this will become 11 and this will become 10. Now response time की अगर हम बात करें तो response time is what? Response time, first response, P1 को first response कब मिला 0 पर, और P1 कब arrive हुआ था 0 पर. So 0 minus 0 will be 0. 0 minus 0 will be 0. Next is P2 को response, first response कब मिला था, P2 प्रोसेस को first response मिला था 2 पर, और arrive कब हुआ था 1 पर. So 2 minus 1, response time for P2 will become 2 minus 1 equal to 1. In the similar way, P3 को first response मिला था 4 पर, 4 minus 2 will be 2.
फिर हम बात करें P4 को फर्स्ट रिस्पॉन्स मिला था 8 पर, सो 8 माइनस इसका अराइवल टाइम P4 का 3, 8 माइनस 3 इक्वल टू 5, एंड P5 को फर्स्ट रिस्पॉन्स आपका मिला था 9 पर और उसका अराइवल टाइम था 4, सो 9 माइनस 4 इक्वल्स 5, एंड एट लास्ट P6 के लिए हमें रिस्पॉन्स टाइम कैलकुलेट करना है। सो फर्स्ट रिस्पॉन्स P6 को मिला था 13 पर और उसका अराइवल टाइम है 6, तो 13 माइनस 6 एंड इट विल बिकम 7। सो स्टूडेंट, अब अगर आपको कैलकुलेट करना हो एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज रिस्पॉन्स टाइम, सो एवरेज टर्न अराउंड टाइम के लिए व्हाट यू विल डू, यू विल कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल दिस कॉलम 8 plus 17 plus 4 plus 6 plus 17 plus 13, and then you will divide it by 6 because there are 6 processes. In the similar way average waiting time calculate हो जाएगा, waiting time वाले कॉलम का समीशन, इस पूरे कॉलम का समीशन डिवाइडेड बाय 6। इन द सिमिलर वे एवरेज रिस्पॉन्स टाइम आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इस सारे रिस्पॉन्स टाइम का एडिशन डिवाइडेड बाय 6। सो दिस इज हाउ राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग वर्क्स। आई होप आपको क्लियर होगा कि हम राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कैसे अप्लाई करते हैं और किस तरह से हम एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज रिस्पॉन्स टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। Thank you so much students for watching this video. Do like the video, share the video and subscribe the channel.